नमस्कार। बिगनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जनजाति समूह। प्रिय साथियों, यहाँ से आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे एमपीपीएससी हो या हमारे पटवारी हो या सब इंस्पेक्टर हो, सभी एग्जामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है, उन जनजातियों की विशेषता क्या है। इसके अलावा आपने प्रश्नों की प्रकृति देखा होगा, तो जनजाति जो होती है उसकी उपजातियां भी पूछी जाने लगी है ना। उनके प्रमुख जो है त्योहार वगैरह जो है, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों कि हमारा जो प्रदेश है जनजाति बहुल प्रदेश है, और आपको पता होगा कि अनुसूचित जो जनजाति में विशेषकर जो है उसमें प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं साथियों मध्य प्रदेश में जनजातियों की। तो आप क्या क्या जानते हो, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में जनजातियां, है ना, या मध्य प्रदेश की जनजातियां। तो साथियों, आपको ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश में लगभग 43 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। इससे पहले हमारी पुस्तकों में 47 था, लेकिन जो है अब कुछ जातियों को हटा दिया गया है। और ये पावर किसके पास होती है, तो केंद्र में राष्ट्रपति के पास और राज्यों में राज्यपाल के पास किसी भी जनजाति विशेष को जो है, किसी भी जाति को जनजाति विशेष घोषित कर सकते हैं। ठीक है साथियों, देखिए हम देखते हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, पहले हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एससी की बात करते हैं और एसटी की बात करते हैं। ये साथियों अनुसूचित जाति है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड एसटी ही लिखा गया, एसटी। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है साथियों, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारा जो संविधान है, संविधान का हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 366 की धारा जो है या खंड 24। ठीक है, खंड 24। जब हम आर्टिकल 366 का जो खंड 24 है उसकी बात करते हैं, तो उसमें स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति को जो है क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 366 के खंड 24 में। इसको जो है किसमें, तो हमारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा, 366 का खंड 25। तो खंड 25 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। किसको साथियों, अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि प्रावधान। ठीक है, प्रावधान। तो साथियों ध्यान रखिएगा, हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 341, तो आर्टिकल 341 में जो भी जाति सूचीबद्ध की गई है वो सारी की सारी अनुसूचित जाति है। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, कि अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जो भी जाति सूचीबद्ध की गई है वो सब किसके अंतर्गत आएगी, अनुसूचित जाति के अंतर्गत। और हमारी कोई भी ऐसी जाति जो अनुच्छेद 342 ठीक है के अंतर्गत सूचीबद्ध की गई है, वो सभी जाति किसमें आएगी, हमारी एसटी कैटेगरी में आएगी। ठीक है साथियों, आगे आपको प्रावधान आपको देखना है। जनसंख्या की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ जो है एससी जनसंख्या है 1.13 करोड़। ठीक है, अर्थात 1 करोड़ 13 लाख के आसपास हमारे यहाँ
अनुसूचित जाति है। और इसमें भी हम यदि बात करें तो जो मोची होती है, चमार जाति होती है, ये सबसे बड़ी जाति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज वाइज हम बात करें तो इतने प्रतिशत जो है जनसंख्या कहां पर, एससी की जनसंख्या है। और इसी आधार पर आपको पता होगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। एसटी की जनसंख्या हमारे यहाँ कितनी है, 1.53 करोड़। ठीक है, इतनी जनसंख्या है हमारे यहाँ। और आपको पता होगा कि भाई लगभग ये 20% के आसपास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहां पर इनमें ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये प्रश्न काफी पूछा जाने लगा है, लिंगानुपात। साथियों, यदि हम इनके लिंगानुपात की बात करें तो 1000 लिंगानुपात, सेक्स रेशो क्या होता है साथियों, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो 1000 पुरुष में यहाँ पे 920 महिला आपको मिलेगी। लेकिन एसटी में प्रति 1000 पुरुषों में 984 महिलाएं मिलेंगी। मतलब यहाँ पे स्थिति अच्छी है। ठीक है, दूसरी चीज साथियों, हम साक्षरता की बात करते हैं तो आप देखोगे कि एससी में साक्षरता का प्रतिशत अच्छा है। और यहाँ पे लगभग 68% साक्षरता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लगभग लिख देता हूं मैं। ठीक है, 68%। हमारे मध्य प्रदेश की 69% के आसपास साक्षरता है, यहाँ 68%। ठीक है, अच्छी साक्षरता है, लेकिन फिर भी सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर साक्षरता का जो स्तर है ये साथियों बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे साक्षरता कम है, और जबकि बहुल जनसंख्यावादी हमारा राज्य है, अर्थात एसटी की जनसंख्या हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, 20% के आसपास है। और आप देखोगे कि साक्षरता का स्तर काफी कम है। ठीक है, तो इसमें सुधार करने की जरूरत है, हमारी सरकार को भी और हम सभी लोगों को मिलकर जो है प्रयास करने की जरूरत। इसलिए इनका जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में कट ऑफ आपको कम देखने को मिलता है। साथियों, साक्षरता की बात हो गई। हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या, यहां से प्रश्न आते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या हमारे यहाँ किस जिले में देखने को मिलेंगी, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला मिलेगा आपको वो कौन सा मिलेगा, सबसे ज्यादा इंदौर। ठीक है, कहां पर, इंदौर में सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक और प्रश्न आता है साथियों कि प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से उज्जैन सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अर्थात सबसे ज्यादा प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जाति कहां पर पाई जाएगी, तो आप बताओगे कि उज्जैन में पाई जाएगी। कहां पर, उज्जैन में। सबसे कम कहां पे पाई जाएगी, तो सबसे कम होगी साथियों हमारा झाबुआ में। कहां पर, झाबुआ में। यहां काफी महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक यहां पर बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है एसटी की, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में है। लेकिन फिर अगला प्रश्न जो कि प्रीवियस पूछा गया था कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो है जनजाति कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है साथियों अलीराजपुर में। यहां की लगभग 89% जनसंख्या एसटी है। ठीक है, और सबसे कम कहां मिलेगी, तो सबसे कम आपको देखने को मिलेगी कहां पर, भिंड में। भिंड में सबसे कम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और याद रखिएगा कि हमारे यहां राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये अथॉरिटी है। ठीक है, राज्यपाल को ये अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल 341 के तहत या 342 के तहत जो है उनको अनुसूचित जाति या जनजाति में सूचीबद्ध कर सकते हैं। साथियों, यहां क्लियर हुआ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो। चलिए आगे, अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जनजातियां। ठीक है, चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना हो।
अब मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के साथियों, तो लगभग 43%, कुल कितनी 43 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जिसमें हम महत्वपूर्ण जनजातियां देखते हैं। देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, इस तरीके से हम देख लेते हैं। चलिए तो देखिए साथियों, ये वाला जो क्षेत्र आपको मिलेगा, ठीक है, ये जो क्षेत्र मिलेगा, ये जो क्षेत्र में आपको कौन सी जनजाति मिलेगी, सहारिया जनजाति। कौन सी जनजाति, सहारिया जनजाति, ठीक है। तो आप देखोगे दूसरी चीज, हमारा जो ये प्रदेश है, ठीक है, ये जो प्रदेश है, इस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति, जल्दी से बताइए। तो यहां पर आप देखोगे कोल जनजाति, सीधी, रीवा, सतना जो है, इन क्षेत्रों पे आपको कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी, कोल जनजाति, ठीक है। साथियों यहां पर हमारा जो है ये छिंदवाड़ा है, यहां पर आपको जो है कौन सी, छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति, स्पेशली भारिया जनजाति, ठीक है, भारिया, ठीक है। ये जो है भारिया आपको पता होगा छिंदवाड़ा के पातालकोट क्षेत्र में काफी फेमस जनजाति है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारा जो मालवा क्षेत्र है, ठीक है, और मालवा क्षेत्र के साथ साथ हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको कौन सी जनजाति मिलेगी साथियों, जल्दी से बताइए, कौन सी। ये क्षेत्र में आप देखोगे कि आपको भील जनजाति सर्वाधिक देखने को मिलेगी, स्पेशली जो झाबुआ, अलीराजपुर है, इन क्षेत्रों में धार, ठीक है, खरगोन तक इधर पहुंच जाती है, अर्थात मालवा का काफी क्षेत्र में ये जनजाति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे हम और बात करें साथियों, तो आगे आप देखोगे कि ये जो हमारा सतपुड़ा क्षेत्र है, ठीक है, ये जो सतपुड़ा क्षेत्र है, यहां पर आपको विशेषकर कौन सी जनजाति, कोरकू जनजाति, ठीक है, कोरकू जनजाति, अर्थात हमारा बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गए, होशंगाबाद हो गए, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आपको कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो क्षेत्र है साथियों, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में आपको सर्वाधिक कौन सी जनजाति, तो यहां पर बैगा जनजाति आपको मिलेगी। कौन सी जनजाति, बैगा, जो कि बालाघाट क्षेत्र में आपको विशेषकर देखने को मिलेगी। अब साथियों हमारा जो गोंड जनजाति की बात करें तो गोंड जनजाति लगभग पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन फिर भी आपको क्षेत्र की बात करें तो आपका जो नर्मदा सोन घाटी है, इन क्षेत्रों में आप देखोगे सर्वाधिक क्या है, इसके आसपास जो है गोंड जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति, और विशेषकर ये जो हमारा मंडला है, इस मंडला क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, और इसके अलावा छिंदवाड़ा में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बात करें तो ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जनजाति है। इसके अलावा और भी अन्य जनजाति है, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ लगभग कितनी 43 प्रकार के 43 प्रकार की जनजातियां हैं, इसलिए, ठीक है। चलिए और जो डेटा हमने देखा था इससे पहले वो 2011 की जनगणना के आधार पर, अर्थात जब तक हमारे नए डेटा नहीं आ जाते तब तक हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए ये आपको नोट करना हो आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक एक जनजाति के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं गोंड जनजाति के बारे में, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम गोंड जनजाति, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है, देखिए उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो एक शब्द था तेलुगु, ठीक है, एक तेलुगु शब्द था, तेलुगु शब्द क्या था, कोंडसा, ठीक है, कोंड शब्द, ठीक है, ये कोंड शब्द था, इसका मतलब होता है हरियाली से आच्छादित, हरियाली से आच्छादित, या फिर
आच्छादित, ठीक है, या फिर इसको पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है, क्या पर्वत भी बोलते हैं। तो देखिए जरा, अर्थात ऐसी जनजाति जो पर्वतीय क्षेत्र पर निवास करती हो, पहाड़ी क्षेत्र पर निवास करती हो, जिसकी अपनी एक विशिष्ट कला हो, संस्कृति हो, ठीक है, जिसकी अपनी एक क्षेत्रीय भाषा हो, ठीक है, वो जनजाति को हम क्या कहते हैं, गौंड जनजाति कहते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज हो गया। आगे हम बात करते हैं कि भाई ये हमारे कहां कहां मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि गौंड जनजाति नर्मदा सोन घाटी के दोनों ओर पाई तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में जाती है, लेकिन जो हमारा नर्मदा सोन घाटी है इसमें सर्वाधिक देखने को मिलेगी। और क्षेत्र की बात करें स्पेशली तो मंडला हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि हमारा मंडला हो गया, छिंदवाड़ा हो गए, ठीक है, शहडोल हो गया, ठीक है, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगी आपको, गौंड जनजाति मिलेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भाई कि इनकी उपजाति कितनी है। ठीक है, ये गौंड जनजाति हो गई। दूसरी चीज याद रखना कि ये एमपी की, ठीक है, देखिए यहां पर नोट करके आपको बता देता हूं, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौंड जनजाति है और एमपी की दूसरी बड़ी, ठीक है, दूसरी बड़ी। तो एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है साथियों, जो भील जनजाति है, ये एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इनकी उपजातियों पर प्रश्न बनता है कि कौन कौन सी उपजातियां हैं इनकी। तो आप ध्यान रखिएगा, इनकी जो उपजाति है, एक तो आपको मिलेगा अंगरिया, ठीक है, क्या कौन सी जनजाति, अंगरिया जनजाति, ठीक है, ये दरअसल गोंड की ही उपजाति है। ठीक है, कौन सी, अंगरिया जनजाति। इसके अलावा जो है आपको मिलेगी सोलाहास, क्या, सोलाहास, ठीक है, इसके अलावा कोलई भूतिया, ठीक है, इसके अलावा फिर आपको मिलेगी ओझा, ठीक है, ओझा। इसके अलावा आपको मिलेगी साथियों क्या, प्रधान, ठीक है, प्रधान। अब साथियों पीएससी में काफी प्रश्न पूछे गए हैं, अदर एग्जाम में भी, कि अंगरिया किसकी उपजाति है, तो ये गोंड की उपजाति है। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है लोह गालक का काम करती है। ठीक है, लोह गालक अर्थात लोह के जो हमारे लोह उपकरण होते हैं उनका काम करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, सोलाहास जो जनजाति है, ये जो सोलाहास जनजाति है ये क्या काम करती है, बढ़ई गिरी का काम करती है। ठीक है, किसका, बढ़ई गिरी का काम करती है। ठीक है, कोलई भूतिया जो है, जो हमारी कोलई भूतिया जनजाति है, ये स्पेशली रूप से नाचने गाने का, कुछ ऐसे कर्तव्य दिखाने का, मनोरंजन का काम करती है। कौन सी, ये, ठीक है, नाच गान, ठीक है, नाच गान मनोरंजन, ठीक है, इसके माध्यम से अपनी जीविका संचालित करती है। ओझा, ओझा क्या काम करते हैं, जो जादू टोना का काम करते हैं, जादू टोना, ठीक है, आपने देखा होगा भूखा पड़िहार, ठीक है, उनका ही काम करते हैं। क्योंकि जनजातियों में विशेषकर आज भी जो है क्या है, अंधविश्वास की परंपरा ज्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए। ठीक है, प्रधान जो होते हैं ये पंडिताई का काम करते हैं, अर्थात पूजा पाठ, पंडिताई का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है गोंड जनजाति को 5 उपजातियों में बांटा गया है। अब प्रश्न उठता है साथियों कि इनकी जो जीवन है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, जब हम इनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की बात करते हैं साथियों, तो आपको पता होगा जंगलों में निवास करते हैं, और जो है आप देखोगे कि इनकी अपनी कुछ विशिष्ट संस्कृति होती है।
जैसे आप देखोगे खान पान में थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा आपको देखने को, पहनने में वेशभूषा में थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा, रहन सहन में अंतर मिल जाएगा। विशेषकर जो है आप देखोगे जंगल में दूर दूर इनके मकान मिलेंगे आपको, ठीक है, झोपड़ी घास फूस की झोपड़ियां भी मिलेंगी। तो इस तरीके से आप देखोगे, लेकिन इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। महत्वपूर्ण विशेषता में हम बात करते हैं, तो जब हम महत्वपूर्ण विशेषता की बात करते हैं साथियों, तो ध्यान रखिएगा, एक इनकी विवाह की पद्धति में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, अर्थात इसमें अपहरण विवाह, लमसेना विवाह, ठीक है, वर वधू मूल्य विवाह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, इनमें जो विवाह की पद्धति है वो है दूध लौटावा, ठीक है। ये जो है साथियों, ये काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दूध लौटावा विवाह पद्धति वो पद्धति है जिसमें ममेरे और फुफेरे भाई बहन आपस में जो है शादी के बंधन में बंध जाते हैं। प्राय हम लोग जो है भाई बहन मानते हैं, लेकिन चूंकि ये कला संस्कृति है उनकी, ठीक है, कई सदियों से चली आ रही। पर साथियों अब शिक्षा जागरूकता काफी बढ़ गई है ना, इसलिए धीरे धीरे ये विवाह की पद्धति अब कम होते जा रही है। तो समझ गए, दूध लौटावा पद्धति किस जनजाति की है? गोंड जनजाति की है। क्या है ये? विवाह पद्धति है। कैसे किया जाता है? तो मामा बुआ अर्थात ममेरे फुफेरे भाई बहन आपस में शादी के बंधन में बंध जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखना है, इनकी जो संस्कृति में है वो घोटुल प्रथा, ठीक है। कौन सी प्रथा? ये प्रश्न पूछा जाता है, घोटुल प्रथा, ठीक है। ये क्या है साथियों? तो हमारे जो युवा होते हैं और युवतियां होती हैं, ठीक है, युवा और युवतियां, ये क्या काम करते हैं? अपनी शादी से पहले जो है आपस में एक दूसरे को समझने का यहाँ पे अवसर मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये जो है पहले क्या होता था साथियों कि हमारे यहाँ आदिवासी युवा युवतियां होती थी, गांव के बाहर एक छोटा सा क्षेत्र होता था जहां पे ये लोग शाम को बैठते थे, मनोरंजन वगैरह होते थे, ठीक है, क्योंकि मनोरंजन के साधन के रूप में टेलीविजन, मोबाइल, जियो ये सब नहीं हुआ करते थे, ठीक है। लाइट भी कभी आती थी कभी नहीं आती थी, और फिर उस समय तो लाइट की बहुत कम व्यवस्था थी। तो ये लोग आपस में बैठकर क्या काम करते थे? अपने समाज के विकास के लिए कार्य भी करते थे, योजनाएं बनाते थे, साथ में ही क्या काम करते थे? हमारे जो लड़का लड़के हैं इनको अपने जीवन साथी को शादी से पहले जो है एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलता था। तो इस तरीके से जो है और अपने समाज के विकास के लिए भी ये कार्य करते थे। तो इस तरीके से घोटुल प्रथा गोंड जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना। तीसरा, इनका जो पर्व है, तो ध्यान रखिएगा, इनके कई पर्व होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कौन सा फेमस है? मेघनाथ पर्व, ठीक है। मेघनाथ पर्व इनका काफी महत्वपूर्ण फेमस पर्व माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथियों आपको ध्यान में रखना है कि ये लोग जो है बूढ़ा देव, ठीक है, बूढ़ा देव एवं दूल्हा देव, ठीक है। किसको? दूल्हा देव को अपना आधार्य देव, मतलब क्या मानते हैं? ये आराध्य देव मानते हैं, ठीक है। इनके प्रमुख देवता है बूढ़ा देव एवं दूल्हा देव। जब व्यक्ति कोई रोगी हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो जो है हमारे दूल्हा देव से हम कामना करते हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब साथियों और क्या विशेषता है? तो गोंड जनजाति जो है आप देखोगे कि भाई ये जंगल में निवास करती है, और शिक्षा का यहाँ पे ज्यादा प्रभाव है, ठीक है। शिक्षित नहीं है, अभी हमने देखा 50% ही शिक्षा है। दूसरी चीज क्या है? तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है? कृषि और पशुपालन का काम करते हैं। कृषि और पशुपालन के साथ साथ ये जो है क्या काम करते हैं? और जल्दी से बताइए, जो हमारे लघु वन उपज होते हैं, लघु वन उपज जैसे महुआ, चिरौंजी, ठीक है, इसके अलावा गुली हो गए, ठीक है, और भी हमारे और शहद का उत्पादन, आंवला, ठीक है। तो जो लघु वन उत्पाद होते हैं उनमें ये अपनी जीविका संचालित करते हैं, है ना। कृषि पशुपालन के साथ साथ
ये जो है लघु वन उत्पाद को संग्रहण का काम भी करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा इनका धार्मिक जीवन हमारे जैसा है। ठीक है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था हमने देख लिया इसमें। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे और भी चीजें रहती हैं। इनके नृत्य क्या है? ठीक है, तो इनके नृत्य के बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे सैला हो गया, बिल्मा हो गए, कर्मा हो गया। ठीक है, सैला, बिल्मा, कर्मा, ठीक है, परधोनी, ये जो नृत्य है ये गोंड जनजाति के नृत्य है। तो दरअसल हमारा जो टॉपिक है वो अलग रहेगा। कौन सा? कि जो हमारे नृत्य है, लोक नृत्य है, नाट्य है। ठीक है, क्योंकि वहां स्पेशली हमारा कल्चर एक अलग टॉपिक है, इसलिए बस आपको समझना है। तो ये हमारी कौन सी जनजाति थी साथियों? गोंड जनजाति थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलिए अगली जनजाति हम देख रहे हैं। देखिए साथियों, अगली जो जनजाति हम देख रहे हैं वो कौन सी जनजाति देख रहे हैं? भील जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति? भील जनजाति। दरअसल जो भील जनजाति है इसके बारे में अभी हम, ये जो संस्कृत शब्द है, ठीक है, संस्कृत शब्द है एक भिल। ठीक है, इस भिल से ही इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है धनु। क्या? धनुष। अर्थात ऐसी जनजाति जो धनुर्विद्या में निपुण हो वो जनजाति भील जनजाति कहलाती है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भील जनजाति है ये एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो यहाँ पर सबसे ज्यादा भील जनजाति आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में विशेषकर हमारा अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर, हमारा झाबुआ, ठीक है, झाबुआ के अलावा हमारा कौन सा? धार। ठीक है, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक आपको जो है भील जनजाति देखने को मिलेगी। साथियों, इनकी उपजाति कौन सी है? तो इसमें जो है उपजाति हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रश्न बनते हैं। तो आप देखोगे कि जो भील की उपजाति है एक पटलिया, भिलाला, ठीक है, भिलाला, पटलिया, ठीक है, तो ये जो है इनकी महत्वपूर्ण उपजाति है। इसके अलावा और भी होती है, जैसे बरेला हो गया, राठिया हो गया। ठीक है, एक और याद रख लीजिए, राठिया। ठीक है, लेकिन स्पेशली रूप से इनको याद रखना, ये हमारी भील जनजाति है। अब भाई प्रश्न ये उठता है कि ये क्यों फेमस है? क्या इसकी कला संस्कृति है? इनका सामाजिक जीवन किस प्रकार से संचालित होता है इन विषयों पर? ठीक है, इनका सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं हम देखते हैं। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि इसमें जो है क्या है, देखिए काफी अच्छा है यहाँ पे जो है भौगोलिक क्षेत्र में भी इनको बताया गया है। ठीक है, कि इनका जो है रहन सहन, खान पान, वातावरण क्या होता है। तो मैं आपको एक कॉमन चीज बता देता हूं, लगभग सभी जनजातियां जब आपसे पूछा जाए ना, जो हमारे टॉपिक में है मध्य प्रदेश की पिछड़ी विशेष आपदाग्रस्त जनजातियां, तो देखिए हर जनजाति में प्राय गरीबी देखने को मिलेगी। ठीक है, रोजगार का अभाव मिलेगा, अशिक्षा मिलेगी, और अशिक्षा रहेगी तो फिर साथियों क्या होगा कि इनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड में भी अंतर मिलेगा। ठीक है, फिर ये लोग किस पर ज्यादा निर्भर होंगे? जादू टोना, अंधविश्वास जैसे उसमें ज्यादा विश्वास करेंगे ये। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा जीविका क्या होगी? वही कृषि, पशुपालन, इसके अलावा जो है जंगली उत्पाद, मजदूरी का काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग सभी की कॉमन वो मिलेगी। हम यहाँ पर विशेष रूप से देखेंगे। ठीक है, विशेष जो है इनमें जो है आप देखोगे कि इनका जो प्रमुख पर्व है,
ठीक है, क्या? भगोरिया। यहां से बहुत प्रश्न निकलते हैं साथियों। तो जो भगोरिया है ये पर्व भी है, ठीक है, पर्व भी है, त्योहार भी है, और इसके अलावा आपका क्या है? त्योहार या मेला, ठीक है, मेला भी है। और इसके अलावा जो है आप देखोगे कि यहां पर जो है जीवन साथी को चुनने का अवसर भी दिया जाता है। आपको पता साथियों ये भगोरिया क्या होता है? ठीक है, दरअसल देखिए एक प्रकार का उत्सव भी है, पर्व भी है और नृत्य भी है, ठीक है, नृत्य भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होता है? ये जनजाति समूह में आपस में जो है मेले का आयोजन किया जाएगा। उस मेले में जो है समय गांव के सभी व्यक्ति जाते हैं, युवाओं की टोली भी होती है, युवतियों की भी टोली होती है, ठीक है, जाते हैं। फिर क्या होता है? बढ़िया नाच गाना पूजा पाठ जो भी है ये सारी व्यवस्थाएं होती है। इसके बाद क्या होता है? उसी नाच गाने के दौरान किसी लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या काम करेगा? उसके गाल में गुलाल लगा देगा, ठीक है, गुलाल लगा देगा। सेम लड़की को भी अगर लड़का पसंद है तो वो भी क्या काम करेगी? उसके गाल में, लड़के के गाल में गुलाल लगा देगी, ठीक है। फिर इसके अलावा ताड़ी वगैरह जो होती है, ठीक है, पेय पदार्थ जो है, भांग वगैरह जो है ये पीते हैं, नाच गाने करते हैं और एक दूसरे को आपस में पसंद करते हैं। और जब ऐसी प्रोसेस हो जाती है तो फिर इनको शादी के बंधन में जो है बांध दिया जाता है, अर्थात इनका विवाह संपन्न होता है, ठीक है। इसके बाद तो अर्थात जीवन साथी को चुनने का यहाँ पर अवसर होता है, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, ये भगोरिया नृत्य जो है ये भील जनजाति की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रमुख पर्व भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और नृत्य भी है। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। इनमें जो है एक गोल गधेड़ो महत्वपूर्ण जो है नृत्य होता है। गोल गधेड़ो जो है शादी के अवसर पर जो है एक विशेष, अब देखिए यहाँ विवाह की जो पद्धति है या विवाह लगभग जो है वैसे ही होंगे, ठीक है, अपहरण विवाह होगा, लमसन्ना विवाह होगा, लेकिन यहाँ पे भगोरिया के माध्यम से जो है जीवन साथी को चुनने का बेहतर अवसर दिया जाता है, ठीक है। इसमें वधूमूल भी होगी, ठीक है, वधूमूल प्रथा भी होगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा जो कृषि की जाती है, ठीक है, इनमें जो कृषि है, ये जो कृषि है वो कृषि का प्रकार चिमाता कहलाता है। क्या कहलाता है? चिमाता, है ना, चिमाता और दाहिया, ठीक है। इनकी जो कृषि की पद्धति है वो चिमाता या दाहिया। जैसे अभी पीएससी मेंस में पूछा गया था पेंडु कृषि क्या होती है, ठीक है। तो दरअसल ये जो कृषि है ये एक स्थानांतरित कृषि है, झूमिंग कृषि है। और इस झूमिंग या स्थानांतरित कृषि को मध्य प्रदेश में जो भील जनजाति है उसको क्या कहते हैं? चिमाता या दाहिया कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जाता कौन सी जनजाति? तो भील जनजाति, ठीक है। ये जो है ये भील जनजाति है, ठीक है। उनकी कृषि चिमाता या जो है दाहिया कहलाती है ना, स्थानांतरित कृषि होती है। और क्या याद रखना है साथियों? इसमें महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है कि ये मुर्गी पालन का काम करते हैं और मुर्गी पालन में स्पेशली रूप से कड़कनाथ को ध्यान में रखोगे। क्यों? क्योंकि अभी कड़कनाथ जो ब्लैक कलर के मुर्गा होते हैं, ठीक है, उसकी प्रजाति है। इसका जो ब्लड का कलर काला होता है इसलिए, और स्पेशली रूप से ध्यान रखिएगा कि इसको जीआई टैग प्राप्त है ना, झाबुआ अलीराजपुर में ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इनमें यदि हम बात करें तो भाई ये आत्मवादी होते हैं, आत्मा की अमरता पर ये विश्वास रखते हैं। दूसरी चीज क्या है कि भाई ये तो सभी को पता है कि अंधविश्वास जो है, जादू टोना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो जनजाति है ये आभूषण प्रिय जनजाति है। कैसी है? आभूषण प्रिय जनजाति। कैसे? आपने देखा होगा राजस्थानी लोगों को हाथ में पूरा इधर गले में, ठीक है, विशेष प्रकार के आभूषण, ठीक है। तो आभूषण प्रिय जनजाति। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो है गोदना,
आपने नाम सुना होगा टैटू वगैरह जो है, या फिर गोदना जो है वो बनवा लेते हैं हाथों में, ठीक है, कुछ लिखा ब्लू कलर में आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो जो है गोदना प्रिय जनजाति भी ये मानी जाती है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी जनजाति थी साथियों? भील जनजाति, जहां से काफी प्रश्न निकलते हैं। जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक है, ले लिया आपने। अगली जनजाति हम क्या है, जो है बैगा या भारिया, किस पर चर्चा करें? तो देखिए, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब हमारा चूंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। आपकी बैगा जनजाति, इसके अलावा कोल जनजाति, सहारिया जनजाति, ठीक है, बैगा, और 3 पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है साथियों? आपकी बैगा है, ये पिछड़ी जनजाति है, भारिया है और सहारिया है। हमारे मध्य प्रदेश, आपको पता होगा, ये पिछड़ी जनजाति है। अभी जैसे फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आया है, तो इनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ये अपने फॉर्म संबंधित वन विभाग पर जो है जहां से ये भरना चाहते हैं जो है ये वो करेंगे, और इनको जो है इंटरव्यू के द्वारा जो है अगर फॉर्म ज्यादा होंगे तो जो है वो किया जाएगा, नहीं तो चयन कर दिया जाएगा। इस तरीके से इनकी विशेषता, ठीक है, हम अगले क्लास में चर्चा करते हैं। ओके, थैंक यू।